संपूर्ण विश्व में शांति और अमन का पैगाम देने वाले महाकवि तथागत गौतम बुद्ध हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक राजे छत्रपति महाराज, आरक्षण के जनक राजश्री शाहू महाराज, सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब को मैं प्रथम अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ, नमन करता हूँ। राष्ट्रीय महासंघ, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, संविधान परिवार, आवाज इंडिया, अखिल भारतीय चर्मकार महासंघ, भीम आर्मी, सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से आज एक जाहिर सभा का आयोजन हुआ है। इस आयोजन की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर सुखदेव थोराट साहब, माजी अध्यक्ष विद्यापीठ अनुदान आयोग, माननीय डॉक्टर प्राध्यापक एन.वी. ढोके साहेब, आंबेडकरी विचारक, माननीय ज्ञानेश्वर काकड़े जी, अखिल भारतीय कर्मकार समाज, और मेरे समक्ष उपस्थित मेरे प्रिय अनुसूचित जाति के भाई और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम देवी। आज की सभा का जो महत्वपूर्ण विषय है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण, यह मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही गर्म है। इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले आपको आरक्षण के इंटरनल अभिप्रायों को भी समझना बहुत जरूरी है। इस देश में सदियों से धार्मिक आरक्षण तो था ही, लेकिन आधुनिक भारत में सर्वप्रथम 26 जुलाई 1902 को राजश्री शाहू महाराज ने अपनी कोल्हापुर रियासत में गैर ब्राह्मण समाज को 50% का रिजर्वेशन दिया। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि राजश्री शाहू महाराज ने सर्वप्रथम इस देश के एसटी, एससी और ओबीसी इन भाइयों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति की ओर जाने वाला यह पहला कदम था। इसी कार्य के भरोसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने आरक्षण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बाबा साहब का अगर हम जीवन संघर्ष देखते हैं तो 1919 में जब साउथ बोरो कमीशन इस देश में आया, 1928 में जब साइमन कमीशन आया, चाहे वो 12 नवंबर 1930 की प्रथम गोलमेज परिषद हो या 7 सितंबर 1931 की द्वितीय गोलमेज परिषद हो, इन सारी आंदोलन का एक ही अभिप्राय था कि बाबा साहब ने तत्कालीन समय के संपूर्ण भारतवर्ष में 5 करोड़ जो दलित भाई थे उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मांग ब्रिटिश शासन के सामने दोहराई। और इसका एक अच्छा परिणाम भी आया कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे रेनॉल्ड ने इस समाज के लिए कैमनल अवार्ड दिया। कैमनल अवार्ड का अर्थ यह होता है कि जो समाज पिछड़ गए हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए, ऐसे समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करना। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य था कि तथाकथित महात्मा ने इस निर्णय के अगेंस्ट पे पुणे के एलोरा जेल में आमरण उपोषण किया। इसका यह परिणाम हुआ कि वो व्यक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व करता था, ब्रिटिश भारत छोड़ो का नारा देने वाला वो व्यक्ति, सारा देश उसके एक इशारे में चलता था। ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर को अपने दलित भाइयों के रक्षण के लिए समझौता करना पड़ा,
जो इतिहास में पूना पैक्ट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और आज हम जो देख रहे हैं, जो विसंगति जो आई हुई है, ये इसी पूना पैक्ट के वजह से आई है। पूना पैक्ट में बाबा साहब की जो डिमांड थी स्वतंत्र मतदार संघ की, वो तो उन्हें मिली नहीं, लेकिन संयुक्त मतदार संघ का रिजर्वेशन, उस पूना पैक्ट का असर आज तक हम भुगत रहे हैं। आज संसद के अंतर्गत बहुत सारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लेकिन जब भी अगर दलित भाइयों के जो प्रश्न होते हैं या उन्हें किसी तरह का अत्याचार होता है, तो एक भी क्वेश्चन वो सदन में उसके विरोध में नहीं उठाते, क्योंकि वो पूना पैक्ट का ही असर था कि वो एक विचारधारा में बन जाते हैं, या कहना चाहिए अच्छे शब्दों में कि वो सिर्फ डेरे के कुत्ते बनकर रह जाते हैं। ये हमारा वस्तुस्थिति है। साथियों, बाबा साहब ने बहुत आरक्षण के लिए संघर्ष किया। जो शर्तें थी, 32 की शर्तें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में डाली गई, यही शर्तें 1950 के अनुसूचित जाति के जो अध्यादेश जो पास हुआ, 1950 का अध्यादेश जो पास हुआ, उसमें डाला गया। हमें संपूर्ण भारतवर्ष में दलित वर्गों को 15% रिजर्वेशन मिला, एसटी को 7.5 मिला, और अन्य अन्य जातियों को उसके प्रमाण पे उसकी संख्या के अनुपात पे मिला। इस तरह से हम महाराष्ट्र का अगर भौगोलिक अगर ये करते हैं, एक प्रस्तुत उसका आड़ा खड़ा देखते हैं, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत हमें 13% आरक्षण मिला। इस 13% में 59 जातियों का समाविष्ट है। वैसे तो और एसटी के लिए 47 है, ओबीसी के लिए 346 है, एसबीटी स्पेशल बैकवर्ड, और उसके अनुपात में ये प्रमाण मिला। देश की आजादी में आज 75 साल हो। 75 सालों के अंतराल में अनेक वर्ग ऐसे हैं जिनका विकास ये शब्द से संपर्क ही नहीं हुआ। उनमें से एक कौम है जो महर्षि वाल्मीकि कौम कहलाती है, और आज मैं उसी का प्रतिनिधित्व यहां कर रहा हूं। अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने वाली एससी 12 नंबर के शेड्यूल में जो जातियां है, हलकाना है, बंगी है, मेहतर है, हलालखोर है, ऐसी अनेक उपनाम से लगभग 10 नाम से वो जानी जाती है। देश की जनसंख्या में आज इनकी जो भागीदारी है, यह भागीदारी लगभग 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा है। और अगर हम महाराष्ट्र के 2011 के जो सेंसस की अगर बात जो चर्चा में चल रही है, उस सेंसस में इसका जो प्रतिशत है, यह प्रतिशत केवल 0.19 है। और साथियों, अगर वर्गीकरण हो भी गया, आजादी के 75 साल में इस रिजर्वेशन का इस कौम को किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ। जो भी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जैसे मेरा जो डेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट है, मेरे नाम के आगे प्राध्यापक लिखा है डॉक्टर अंबेडकर थॉट में, मैंने 5 साल पढ़ाया है। डॉक्टर थोड़ा सा 2-3 बार उनकी विजिट वहां हो चुकी है, जहां कई विद्यार्थी मेरे सामने जो मेरे हाथों के द्वारा पढ़ाए हुए बैठे हुए। तो ये मेरा व्यक्तिगत, मैंने शिक्षा को महत्व दिया, मैंने बाबा साहब के आदर्श को सामने रखकर पढ़ाई की। आज संपूर्ण समाज में मेरे पास में जितना शिक्षण है, संपूर्ण समाज के किसी भी एक्टिविस्ट करे नहीं। शायद मैं पीएचडी भी हो जाता, लेकिन मेरे गाइड ने मुझे थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया, तो आज मैं डॉक्टर भी लिखा रहता। तो साथियों, जिस तरह से हमारी जो बात चल रही है आरक्षण वर्गीकरण, एक बात मैं स्पष्ट कर दिया कि इस रिजर्वेशन का हमें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं। आज महाराष्ट्र के हम अगर आंकड़े देखते हैं 2011 की जनसंख्या के, तो इस समय सबसे ज्यादा मेजोरिटी महार समाज की अर्थात तो बौद्ध समाज की है। अब मैं बौद्ध की नहीं बोलूं, क्योंकि बौद्धों का एक अलग विषय है। महार समाज के सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसके बाद में मातंग समाज है, फिर चर्मकार है, और हमारी जो संख्या है, आंकड़े वाइज बताता हूं मैं
कि 2011 का जो सेंसेक्स है उस सेंसस में 2,66,000 हमारी वाल्मीकि समाज की संख्या है। अब अगर वर्गीकरण भी हो गया तो वाल्मीकि समाज को क्या मिलेगा? जो पहले थे, यानी पहले भी हमें कुछ नहीं मिला और आज भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसी अवस्था में समाज का जो दृष्टिकोण है, समाज तटस्थ है। ऐसा नहीं कि समाज में बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, बहुत सारे लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे, वो आकलन कर रहे हैं कि भाई इस मूवमेंट का सामाजिक मंथन में हमें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं करना। लेकिन एक प्रश्न जरूर निर्माण हो रहा है, आखिर वर्गीकरण का विषय क्यों आया? ये तो हम सबके सामने बड़ा प्रश्न आया ना। सब कुछ सकुशल चल रहा। 1975 के बाद से ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी का जो बेनिफिट जो हुआ प्रगत समाज को, जो ज्यादा शिक्षित थे, तो कहीं ये प्रश्न तैयार हो गया कि भाई वर्गीकरण क्यों आया। हमारे मूल साहब ने कहा कि भाई वर्गीकरण का जो डिमांड है वो डिमांड चंद संगठनों के द्वारा, दलित हिंदू संगठन इसका डेपुटेट कर रहा था, मातंग समाज की ओर से इसकी ज्यादा पहल। हम तो सोए हुए लोग हैं, अज्ञान लोग हैं, हमें इस बात का कोई लेना देना स्पष्ट रूप से नहीं रहा। लेकिन ये प्रश्न तैयार हो गया कि जब बंटवारा हो रहा है और बंटवारे में कोई भी बंटवारा शांति से तो हो नहीं सकता। देश के कितने भी विभाजन हो, हमने देश का विभाजन देखा, अभी भारत सीमावर्ती राज्यों के विभाजन आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने। क्या ये सही में बंटवारा इस तरीके से होगा? नहीं, और होगा भी। प्रस्तावित व्यवस्था बस यही चाहती है कि धीरे धीरे आप अपने छोटे छोटे समूह में बढ़ जाओ। जो प्राचीन काल से जो रिजर्वेशन उनका था, इस 75 साल की जो तरक्की उन्होंने देखा, और उसको अगर गर्त पे लाना है तो यही सबसे अच्छा फार्मूला है। तो मैं तो ये सबसे पहले ये सुझाव दूंगा कि सारे दलित भाइयों ने इस पे अपनी एकजुटता कायम करनी है। बगल समिति की जो रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2024 को इस महाराष्ट्र शासन ने सिफारिश की, उसने क्या अहवाल बनाया, क्या उसके इंपीरियल डाटा क्या थे, कोई चीज सार्वजनिक नहीं हुई। फिर किस तरह का ये 30 अप्रैल का ये सुझाव और सूचना मांग रहे हैं? ये तो बड़ा हास्यप्रद प्रश्न है ना। एक तो आपने उसको सार्वजनिक नहीं किया कि भाई बदल साहब ने लिखा क्या, आखिर कुछ भी नहीं लिखा ना, हमको पता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा इतना गोपनीय तरीके से किया जा रहा है कि हमें पता ही नहीं है। फिर हम किस तरह की सूचना, या तो दो चीज हो सकती है, या तो विरोध होगा या तो समर्थन होगा। शायद यही काउंट ले कि भाई इतने ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया और इतने लोगों ने समर्थन किया। इससे ज्यादा कुछ होने की संभावना मुझे तो नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो मामला आया, ये मामला मुख्यतः पंजाब से निकला। 1975 में पंजाब और हरियाणा सरकार ने वहां का जो टोटल पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन का 12% से ज्यादा सिख और वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख, इन्हें 50% का सामाजिक आर्थिक एजुकेशनल रिजर्वेशन दिया। आज पंजाब में वाल्मीकि समाज बहुत प्रगत स्थिति में पहुंच गया, केवल 25 साल के कार्यकाल। यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट होता है, ये तो निश्चित है। आज बड़े बड़े अधिकारी है, पदाधिकारी है, पॉलिटिकल पकड़ है, उद्योग धंधे है, वो सब उसके भरोसे। लेकिन 2002 में आंध्र प्रदेश में इसी तरह का रेगुलेशन पास हुआ कि भाई जिस तरह से पंजाब ने किया हम भी करते हैं, क्योंकि इससे जो अंतिम लाइन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो धीरे धीरे प्रगत लाइन की दिशा की ओर कदम बढ़ा। यह जो मामला था ईवी चिन्नव्या वर्सेस आंध्र प्रदेश, अभी वकील साहब कोई है नहीं, वो शायद इसमें ज्यादा स्पष्ट
मैंने अपनी राय दे सकते हैं। इस मामले के अंतर्गत में उस पंजाब गवर्नमेंट के आंध्र प्रदेश के जो विधानसभा में पारित जो रेगुलेशन के विरुद्ध में हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि भाई आर्टिकल 341, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को किसी जाति समूह को एससी वर्ग में अंदर डालना, उसका समायोजन के लिए किया जाता है। और इसमें किसी भी तरह का जो संशोधन होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट पे इस पे बहस होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये जो निर्णय हुआ, ये निर्णय के लिए असंवैधानिक इसे साबित करके इसे रद्द कर दिया। इस निर्णय के आधार को रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने, इसी बात का दुर्भाग्य मुझे हमेशा रहता है, एक लेक्चर की बात पूरी नहीं होती है, मैं बोल दूंगा तो बहुत आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे 5-10 मिनट थोड़ा सा ज्यादा समय दिया जाए, क्योंकि मैंने अभी अपने मुख्य विषय में आया ही हूं। सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि भाई मामला कहां से आया है। चलो कोई बात नहीं, हम उसको और शॉर्टकट करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस देवेंद्र सिंह मामला, जो उच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली 7 बैच की पीठ ने यह निर्णय दिया कि जो 2004 का चुनैया मामला था, उस मामले को उन्होंने रद्द कर दिया, पलट दिया और एक नया निर्णय इस भारत की न्यायपालिका को दिया कि अनुसूचित जाति में वर्गीकरण हो सकता है। और उसी निर्णय के आधार को रखते हुए आज सारे के सारे जो स्टेट है, स्टेट धीरे धीरे उसकी इंप्लीमेंट की ओर जा रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस पे तो एक्शन भी ले लिया। अभी दूसरी बारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बदर समिति बनाई, बदर समिति ने अहवाल दिया और हम सबको अपनी सूचनाएं मांगने का अधिकार दिया। 30 अप्रैल उसकी अंतिम तारीख है। बदर समिति की समिति पर जांचने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। मुख्य सेक्रेटरी है, सामाजिक न्याय विभाग है और विधि विभाग है। इस तरह से ये जांचेंगे कि महाराष्ट्र के भौगोलिक स्थिति का परिणाम क्या है। इस तरह से यह आकलन चल रहा है। साथियों, बहुत विषय है। मैं एक प्रश्न बस करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ये जो बंटवारा हो रहा है, इस बंटवारे में कहीं ना कहीं एक जो परिवार का जो विवाद था, इस विवाद को खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी का फायदा ये जो प्रस्तावित व्यवस्था है, जो नहीं चाहती कि इस देश में अम्बेडकरिज्म आए, बुद्धिज्म आए या सोशल मूवमेंट आए या हम लोग सामाजिक आर्थिक उन्नति ना करें, तो अपना भी बड़ा दिल उदार करके हमने अन्य समाज का भी थोड़ा थोड़ा विचार करना चाहिए, ताकि वो भी तो छोड़िए अनजाने वश। मैं बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि समाज है, आज कट्टर धार्मिकता की ओर बढ़ गया है। 75 साल का इनका इतिहास एक ब्लैक दे करके मैं देखता हूँ कि इस समाज ने बहुत बड़ी गलती की। 1956 में जब बाबा साहब ने धर्मांतरण किया तो इस समाज ने कर देना था। और ऐसा ही नहीं, उस धर्मांतरण समारोह के जो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे पूर्व महापौर आदरणीय जानोरकर साहब थे, लेकिन उनके साथ में 21 लोगों ने धर्मांतरण किया था। बाबू जानोरकर साहब इस मैदान में डटे रहे और आजीवन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में उन्होंने जीवन दिया। लेकिन उनके साथ में जो 21 लोग थे, वो 21 दूसरे दिन से उनका पलायन हो गया। बात उनकी नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े अदर समाज के जो बाबा साहब के साथ गए थे, उनका भी 24 घंटे के अंदर मतांतरण हो गया। कि डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल साहब की मैंने किताब में पढ़ा कि किस तरह से धर्मांतरण के बाद में अन्य समाज में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हमें उन लोगों का भी विचार करना चाहिए। आज वो भी इंसान है। इस देश की
ॲडव्होकेट